नमस्कार दोस्तों। दुश्मन अगर देश के बाहर हो तो उससे लड़ना बहुत आसान होता है। इसीलिए जब आतंकवाद का जवाब देने की बारी आई तो हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन उरी किया। लेकिन जब दुश्मन आपके घर के अंदर आ चुका हो, दीमकों की तरह इस देश की जड़ों में फैल चुका हो और अंदर ही अंदर उसे खोखला कर रहा हो, तो एक एक को ढूंढ करके मारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में कभी कभी पेस्ट कंट्रोल की जरूरत पड़ती है और ये पेस्ट कंट्रोल आसान नहीं होता। हमारा देश ऐसी ही एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा है और वो है घुसपैठियों की समस्या। एक अनुमान के तहत कहा जाता है कि इस देश में 3 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं। हमारे देश की मौजूदा सरकार और पिछली सरकारों की भी ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि आज तक आज़ादी के 75 सालों के बाद भी हमारे देश के बॉर्डर पूरी तरह से सील नहीं किए जा सकते। देश के एक बहुत बड़े हिस्से में प्रॉपर फेंसिंग नहीं हो पाई है और यही वजह है कि ये घुसपैठिए बड़ी ही आसानी से बॉर्डर पार करके हमारे देश में आ जाते और समस्या यही खत्म नहीं होती। जब ये बॉर्डर के अंदर आ जाते हैं तो उनको यहाँ की फर्जी नागरिकता देने में हमारे देश में ही फैले हुए सैकड़ों दलाल उनकी मदद करते हैं। सिर्फ चंद पैसों के लिए ये उनको फर्जी दस्तावेज बना करके देते हैं और दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में बसने में इनकी मदद करते हैं। सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए ये देश की सुरक्षा, हमारे और आपके अधिकारों और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य तक को दांव पे लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये घुसपैठिए हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों की वोट बैंक की लालच और इन दलालों की मदद से हमारे देश में घुसते हैं और हमारे देश के संसाधनों को दीमक की तरह खा रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी सुझाव जरूर रखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे देश में कुल कितने घुसपैठिए हैं तो इसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है और सरकार ने ये चीज सुप्रीम कोर्ट में भी स्वीकार की थी कि उनके पास कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है जिससे वो बता पाए कि एग्जैक्ट कितने घुसपैठिए फिलहाल हमारे देश में रह रहे हैं, क्योंकि ये लोग रात के अंधेरे में चोरी छिपे देश में एंटर करते हैं। किसी रजिस्टर में इनकी कोई एंट्री नहीं होती, तो इन सभी चीजों का रिकॉर्ड रख पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर अलग अलग एजेंसीज की बात माने तो इनकी संख्या भारत में 3 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें से लगभग 2 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 3 करोड़ कितना बड़ा नंबर हो सकता है तो आपको मैं बता दूं कि ये 3 करोड़ लोग ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज्यादा है। दुनिया में ऐसे न जाने कितने देश हैं जहाँ की जनसंख्या 3 करोड़ की आधी भी नहीं है। घुसपैठियों की समस्या सिर्फ बॉर्डर वाले एरियाज तक ही सीमित नहीं है। ये दिल्ली के सीलमपुर से लेकर के मुंबई के धारावी, बेंगलुरु के टेक कॉरिडोर से लेकर के गुड़गांव की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के पीछे ये अपनी झुग्गी झोपड़ियां बसा चुके हैं। लेकिन सबसे खतरनाक स्थिति पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम जैसे राज्यों के सीमावर्ती इलाकों की बनी हुई है। वहाँ के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। वहाँ के लोकल आसामी, आदिवासी अपने ही क्षेत्रों में अब अल्पसंख्यक बन चुके हैं और ये समस्या आज की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ही एक केस की सुनवाई में ये कहा था कि असम में इलीगल इमिग्रेशन एक एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाहरी आक्रमण की तरह है। और अभी कुछ ही समय पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने भी घुसपैठ की समस्या को डेमोग्राफिक इन्विजन बताया था, यानी उनके हिसाब से भी एक साजिश की तहत इन घुसपैठियों को भारत में भेजा जा रहा है, बसाया जा रहा है, ताकि ये अपनी संख्या के दम पे आपके वोट की पावर को कम कर सके, राजनीति और सत्ता पर अपना दबदबा बना सके और धीरे धीरे फिर आपकी जमीन भी आपसे छीन सके। और समस्या यहीं पे खत्म नहीं होती है। देश की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की माने तो जिन रास्तों से ये घुसपैठिए देश की सीमा में प्रवेश करते हैं उन्हीं रास्तों से ही ये मानव तस्करी भी करते हैं, ड्रग्स, फेक करेंसी और हथियारों का भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अवैध घुसपैठिए हमारे समाज में कुछ इस तरह से घुल मिल चुके हैं कि अब ये एक अदृश्य दुश्मन की तरह हो चुके हैं और हमारे सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। और अगर अब भी इनको ढूंढा नहीं गया और इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में ये हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। चलिए अब आपको बताता हूँ कि ये अवैध घुसपैठ का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे ये घुसपैठिए इतनी आसानी से हमारे देश में प्रवेश करते हैं और बिना किसी कागजात के कुछ ही दिनों में ये हमारे देश के नागरिक बन जाते हैं। मैं ये पूरी प्रोसेस आपको 3 स्टेप में समझाना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे देश की सीमाएं लगभग 70% लैंडलॉक्ड यानी जमीन से घिरी हुई हैं, जो हम अपने पड़ोसी देशों के साथ शेयर करते हैं। सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ दूसरे प्रदेशों से होती है, क्योंकि यहाँ पे कई जगहों पे दोनों देशों के बीच में किसी नदी को ही बॉर्डर मान लिया गया है। ऐसे ही त्रिपुरा और मेघालय से लगे हुए जो बॉर्डर है वहाँ पे घने जंगल है। इन जंगल एरियाज में बॉर्डर की निगरानी रखना हमारी BSF के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य बन जाता है और ऐसे ही क्षेत्रों में बॉर्डर पार करवाने वाले दलालों का पूरा एक रैकेट बन चुका है जो रात के अंधेरे में एक्टिव होते हैं
और इन घुसपैठियों को नदियों के रास्ते या फिर जंगल के रास्ते भारत में प्रवेश करवाते हैं। घुसपैठियों को बॉर्डर पार करवाने का इन्होंने पूरा का पूरा एक रेट कार्ड भी बना रखा है। प्रति व्यक्ति 2 से 5 हजार रुपया, और साथ में सामान ज्यादा है तो 10,000 रुपए तक भी उन घुसपैठियों से ये दलाल लेते हैं और उनको बॉर्डर पार करने में मदद करते हैं। बॉर्डर पार करवाने के बाद पहले ये उन घुसपैठियों को वहाँ के आसपास के गांवों में ही, जहाँ पे इनका पूरा सिस्टम फैला हुआ है, वहाँ पे ये इन्हें कुछ दिनों तक छुपा करके रखते हैं। उन गांवों में इन घुसपैठियों को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि शक्ल सूरत से ये लोग उनके जैसे ही दिखते हैं। बड़े आराम से ये घुसपैठिए वहाँ पे छुपे रहते हैं और उसके साथ साथ ही इनकी पहचान बदलने का खेल चलता रहता है। दोस्तों, मुझे और आपको अगर कोई सरकारी दस्तावेज बनवाना हो तो हमें न जाने कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे सरकारी ऑफिसेस के, लेकिन इन दलालों के लिए इन घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनवाना एक आसान काम है। सिर्फ 4 से 6 हजार रुपए में ये दलाल पूरा का पूरा फर्जी डॉक्यूमेंट का एक पैकेज प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी तक शामिल होती है। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने का भी इनका पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है। सबसे पहले ये किसी गांव के प्रधान से मिल करके उसके लेटर हेड पे उसका एड्रेस प्रूफ बनवाते हैं, और उसी एड्रेस प्रूफ का इस्तेमाल करके ये आधार कार्ड बनवाते हैं। और एक बार आधार कार्ड बन गया तो उसकी मदद से वोटर आईडी बनना बहुत ही आसान हो जाता है। तो उसी का इस्तेमाल करके ये वोटर आईडी भी बड़ी ही आसानी से बनवा लेते हैं। दोस्तों, हमने दिल्ली के जहांगीरपुरी का वो मंजर भी देखा है कि जब वहाँ के प्रशासन ने वहाँ की अवैध झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की कोशिश की तो हमारे ही देश के कुछ नेता जाकर के बुलडोजर के आगे खड़े हो गए। रातों रात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और इन घुसपैठियों को बचाने की कोशिश की गई। ये नेता ऐसी ही तत्परता देश के दूसरे जो सीरियस मुद्दे हैं उन पे कभी नहीं दिखाते, क्योंकि वहाँ पे मामला सीधा इनके वोट बैंक से कनेक्टेड नहीं होता। जाकर के जम्मू के हालात देखिए, वहाँ पर जानबूझ करके कुछ खास इलाकों में रोहिंग्या लोगों को बसाया जाता है ताकि वहाँ की डेमोक्रेसी को चेंज किया जा सके और चुनाव जीता जा सके। इससे ये साफ पता चलता है कि हमारे देश के नेताओं को देश की नहीं अपनी कुर्सी की पड़ी है, और कुछ भी करके इनको चुनाव जीतना है। और इसके लिए अगर इनको दूसरे देशों से भी वोटर बुलाने पड़े तो ये बुलाएंगे, और वही हो रहा है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली और आपको अभी भी ये लगता है कि ये समस्या सिर्फ बॉर्डर एरियाज की है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस घुसपैठ की कीमत चुका रहे हैं। अपनी जेब से चुका रहे हैं, अपने बच्चों के हक से चुका रहे हैं, और अपने देश के संसाधनों से भी। अवैध घुसपैठियों का सबसे सीधा असर जो दिखता है वो होता है हमारे देश की लेबर मार्केट में। हमारे देश के वो गरीब मजदूर जिनको कायदे से रोज के 500-700 रुपए मिलने चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि ये अवैध घुसपैठिए उसी काम को आधे रेट में करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर मजबूरी में हमारे देश के मजदूरों को भी उसी रेट में काम करने के लिए तैयार होना पड़ता है। इसके बाद भी कभी कभी हमारे देश के मजदूरों को काम नहीं मिल पाता, क्योंकि ये अवैध घुसपैठिए उनका काम उनसे छीन चुके होते हैं। अब एक ठेकेदार को जितने लोगों की जरूरत होगी उतने ही लोगों को तो लेकर के जाएगा, और वो जरूरत ये अवैध घुसपैठिए ऑलरेडी पूरी कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU की एक स्टडी में ये खुलासा हुआ था कि हमारे देश की जो अनस्किल्ड लेबर है उसको काम न मिल पाने की सबसे बड़ी वजह ये अवैध घुसपैठिए है। सरकार आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है। ये राशन कहाँ से आता है? हमारे और आपके टैक्सेस से ही खरीदा जाता है, और इसके बाद भी ये राशन हमारे देश की गरीब जनता को मिलने की बजाय इन अवैध घुसपैठियों को भी मिलता है। हमारे देश के गरीबों के अधिकारों में एक बहुत बड़ा हिस्सा ये अवैध घुसपैठिए खा रहे हैं। हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में अब एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग ये अवैध घुसपैठिए बनते जा रहे हैं। हम और आप टैक्स देते हैं इस देश के विकास के लिए, लेकिन वो इस्तेमाल होता है इन घुसपैठियों को पालने के लिए। फ्री में रहने की जगह, फ्री का राशन, फ्री का इलाज, ये सारी चीजें लेने के बाद भी ये घुसपैठिए कभी देश के वफादार नहीं होते, बल्कि हमारी देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते हैं। हमारे देश में रिपोर्ट किए गए वो अपराध जो फॉरेनर्स द्वारा किए गए हैं उसमें 95% से ज्यादा ये अवैध घुसपैठिए हैं। अगर कोई भारतीय क्राइम करता है तो उसको पकड़ना पुलिस के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि उसका पिछड़ा रिकॉर्ड, उसका गांव, उसका पता, सब कुछ पुलिस के पास और सरकार के पास रजिस्टर्ड होता है। लेकिन इन अवैध घुसपैठियों का कोई पिछड़ा रिकॉर्ड होता ही नहीं। ये कहीं पे भी क्राइम करते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं, और पिछला कोई रिकॉर्ड न होने की वजह से इनको ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उस घुसपैठिए का पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। वो एक भूत की तरह है जो दिल्ली में क्राइम करेगा और हैदराबाद जाकर के अपना दूसरा नाम रख लेगा और फिर वहाँ के समाज में घुल मिल जाएगा। गुजरात और कर्नाटका में पकड़े गए कई टेरर मॉड्यूल्स से ये खुलासा हुआ है कि ये अवैध घुसपैठिए बड़ी ही आसानी से स्लीपर सेल बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और पाने के लिए सारी दुनिया। आतंकवादी संगठन इन घुसपैठियों को बड़ी ही आसानी से ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि इस देश में इनका कोई रिकॉर्ड न होने की वजह से इनका पकड़ा जाना कैसे नामुमकिन है, और कैसे ये इस देश में बड़ी ही आसानी से आतंकवादी हमलों को अंजाम दे सकते हैं।
दोस्तों ये घुसपैठिए इस देश में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है और इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब समस्याओं पर तो बात कर ली हमने, अब इसका समाधान क्या है। अच्छी खबर ये है कि अब हमारी सरकार इस समस्या को पहचानने लगी है और जो पेस्ट कंट्रोल मैं वीडियो की शुरू में कह रहा था वो लगभग शुरू भी हो चुका है और इसका असर भी अब जमीन पर दिखने लगा है। अभी हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग करके इस समस्या पे चर्चा की। मीटिंग के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ऐसी झुग्गियों ऐसी बस्तियों पे दबिश देनी शुरू कर दी है। पुलिस की इस एक्शन से घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। न जाने कितनी ऐसी बस्तियां जहां पे हजारों घुसपैठिए रहा करते थे वो अब अचानक से खाली होने लगी। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कई जगहों पे डिटेंशन कैंप बनाने के आदेश दिए गए हैं और हर डिटेंशन कैंप की क्षमता लगभग 15,000 की होगी। और बहुत पहले से आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने भी इन घुसपैठियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी, जिसकी वजह से रोज हजारों घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है और वापस उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। तमिलनाडु में भी ऐसे बहुत से नेटवर्क पकड़े गए हैं जो घुसपैठियों को संरक्षण देते थे, वहाँ की लोकल फैक्ट्रीज में उनको काम दिलवाते थे और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी मदद करते थे। और आजकल घुसपैठियों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो है चुनाव आयोग द्वारा चलाया जा रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, जिसके तहत हर राज्य में एक एक वोटर का फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली को खंगाला जा रहा है और SIR की वजह से ही घुसपैठिए आज हमारे देश के लिए इतनी बड़ी समस्या बन चुके हैं, ये सच उजागर हो रहा है। दोस्तों आजकल बांग्लादेश के बॉर्डर पे अजीब सा नजारा दिख रहा है। जो घुसपैठिए कभी तार काट करके नदियों के रास्ते जंगलों के रास्ते भारत में घुसे थे, आज वही बॉर्डर पे जा करके वापस बांग्लादेश में घुसने के तरीके ढूंढ रहे हैं। घुसपैठियों को अब ये समझ में आने लगा है कि भारत अब पहले की तरह इनके लिए अब एक धर्मशाला नहीं रहा। यहाँ की जनता जागरूक हो रही है और इन घुसपैठियों पे एक्शन लेने वाली सरकार के समर्थन में। यही वजह है कि अब दूसरी पार्टियां भी इनके समर्थन में कम ही दिख रही है। बहुत ही जल्द केंद्र सरकार इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 भी लाने जा रही है। इस बिल के तहत घुसपैठियों की मदद करने वाले लोगों को भी 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों इनकी जड़ें बहुत ही गहराई तक भारत में फैल चुकी है। सिर्फ सरकार और कानून मिलकर के इस कार्य को कर नहीं पाएंगे। इसके लिए जनता यानी आपका जागरूक होना भी बहुत आवश्यक है। हम लोगों को अपने आंख कान दोनों खुले रखने होंगे, अपने आसपास की गतिविधियों को समझना होगा और जैसे ही कोई संदिग्ध दिखे हमें अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा। क्योंकि सच्चाई ये भी है कि बहुत सी राज्य सरकारें इन घुसपैठियों को बचाना चाहती है, क्योंकि अगर ये घुसपैठिए यहाँ से गए तो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा। लोकल पुलिस स्टेशन और सरकारी अधिकारियों में जो करप्शन है वो भी अभी खत्म नहीं हुआ है, तो बहुत हद तक संभव है कि वो भी थोड़े से पैसे लेकर के इन घुसपैठियों को बचाने की कोशिश करें। इसीलिए जनता का जागरूक होना बहुत जरूरी है और जनता को ये विश्वास दिलाना होगा सरकार को कि सरकार इन घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाए और जनता हर कदम पे सरकार के साथ है। दोस्तों मुझे लगता है कि आज पूरे भारत में एक नेशन वाइड NRC की जरूरत है और ये NRC किसी धर्म के आधार पे नहीं बल्कि भारतीय और गैर भारतीय के आधार पे होनी चाहिए। जो भारत का नहीं है वो भारत में नहीं रह सकता। घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालने की जिम्मेदारी सिर्फ सेना की नहीं है और ना ही सिर्फ सरकार की है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सब जागरूक रहें, अपने आसपास नजर रखें और सतर्क रहें। अगर आज भी हम चुप रहें तो ये न सिर्फ हमारे वोट की ताकत को कम करेगा बल्कि हमारे देश को भी कमजोर करेगा, हमारी डेमोग्राफी को बदलेगा और ये हमारी संस्कृति के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा होगा। और अगर ऐसा होता है तो इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी होगी, क्योंकि हम चुप रहे। दोस्तों अगर आप इस मुद्दे पे मेरे साथ हैं, आपको लगता है कि ये मुद्दा वाकई में गंभीर है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत से जरूरी मुद्दों पे ऐसे ही बात की जा सके। दोस्तों इस YouTube की जर्नी में मैं बहुत नया हूँ, कंटेंट के लिए रिसर्च करने में मुझसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, इसीलिए आप लोगों की सलाह मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आप मेरी बातों से असहमत भी हैं या फिर आपको लगता है कि मुझे कहीं पे सुधार करने की जरूरत है जिससे मेरा कंटेंट क्रिएशन और बेहतर हो सके, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।